केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में हमने अभी तक रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर मतलब केपी, फिर केपी और केसी दोनों में रिलेशन, उनकी यूनिट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया है। बात समझ में आ रही ना? सबको याद रहा जितना मैंने बताया। अब ये होना चाहिए कि आपको जब आप क्लास में यहाँ बैठे हैं तो आपके दिमाग में सीक्वेंस तुरंत बन जानी चाहिए कि अब तक ये पढ़ लिया है, अब इसके आगे चलना है, ठीक है। और जो पढ़ लिया है उसके आगे चलने से पहले पहला वाला तैयार होना चाहिए, ठीक है। चलो खैर, कुल मिला जुलाकर इसमें अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो आपको पता होगा केसी इक्वल टू, किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन का केसी निकालना हो तो प्रोडक्ट ऊपर रिएक्टेंट नीचे, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर्स में क्या लिखा जाएगा, जो उनके कोएफिशिएंट्स होते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। रिएक्टेंट की पावर में क्या लिखा जाएगा, जो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के रिएक्टेंट की कोएफिशिएंट्स होते हैं। क्लियर? फिर सर केपी और केसी में रिलेशन था तो केपी बराबर केसी आर टी की पावर डेल्टा एन, डेल्टा एन बराबर एनपी माइनस एन आर। क्लियर है? बहुत अच्छे। इफ डेल्टा एन इज ग्रेटर देन 0 देन केपी इज इक्वल टू केसी। सही है गलत? अब यहीं से एमसीक्यू बन गया? गलत है। मेरी बात ध्यान सुनो, अब देखो फिर कह रहा हूं, यही तो पढ़ना है भाई, पेपर में यही आएगा, ठीक है। एमसीक्यू ही एमसीक्यू पेपर में इसी तरह से तो आते हैं। जैसे मान लो मैंने कह दिया दो स्टेटमेंट एसेसन रीजन, फिर कह रहा हूं सबसे ज्यादा परेशान करती हैं एसेसन रीजन पेपर में, समझ गए ना। अगर पेपर में एसेसन रीजन की संख्या ज्यादा होना तो समझ लो कि मार्क्स, पूरे मार्क्स लाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। क्लियर? तो मान लीजिए एसेसन रीजन में मैंने बोला द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए केमिकल रिएक्शन, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए केमिकल रिएक्शन इज डेफिनेट एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये है मेरा एसेसन, ठीक है। एसेसन बार बार फिर रिपीट कर रहा हूं। The equilibrium constant for a particular reaction is definite at a particular temperature. ठीक है? Reason: the equilibrium constant does not depend upon the temperature at the time of equilibrium. बताइए क्या सही है? क्या आंसर लगाओगे इसका? पहले ऑप्शन में दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, एसर्शन में मैंने दिया है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज डेफिनिट फॉर ए पर्टिकुलर reaction at a particular temperature. Clear? और second, the equilibrium constant of a chemical reversible reaction does not depend upon the temperature. A is true और R is false. मैंने तो ऊपर भी बोला है कि definite होता है, definite होता है, साथ में ये भी तो बोल दिया एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। इसका मतलब एक कांस्टेंट टेम्परेचर रखते हुए किसी भी रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डेफिनिट आता है, फिक्स्ड आता है, कांस्टेंट आता है। लेकिन सर अगर डेफिनिट पर्टिकुलर टेम्परेचर ना हो, वेरिएबल टेम्परेचर हो तो सर वेरी कर सकता है। समझ में आ रही बात ना? बहुत अच्छी। तो इसका मतलब ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। अब एक बात समझो, यही क्वेश्चन पेपर में आ गया। आपको क्या लगता है, क्या एसेसन रीजन तो छोड़ ही दो, क्या क्वेश्चन करके थोड़ी पढ़ाया जाता है क्लास में? हम आपको मतलब यहाँ पर ये कोई गाइड थोड़ी है, जैसे गोल्डन एक गाइड होती है भाई, ठीक है, उसमें चैप्टर थोड़ी होता है, उसमें गोल्डन में क्या होता है, एसएसटी गोल्डन आपने पढ़ी होगी ना 10th क्लास में, 9th 10th में, ठीक है। मैथ्स की भी आती है, अब मुझे नहीं पता, खैर तो मुझे एसएसटी का ही पता है कि एसएसटी गोल्डन आती है कुछ करके, ठीक है ना। तो अब उस किताब में क्या है, उसमें क्या होता है, बस खाली क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, उसमें क्वेश्चन आंसर्स, वहाँ इलेबोरेटिव चैप्टर नहीं होता है। उस तरीके से थोड़ी पढ़ाया जा रहा है। आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं। अब टॉपिक में से क्वेश्चंस निकालना तुम्हारा काम है। टॉपिक में से क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम किया जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेगा, वो तुम्हारा काम है। और जो इस तरह पढ़ते हैं उनके ना तो एमसीक्यू कभी फंसते हैं और ना कभी एसएसन रीजन फंसते हैं, ठीक है ना। और बड़े क्वेश्चंस तो खैर बहुत कम चांस होता है कि बड़े क्वेश्चंस किसी के गलत हों, क्योंकि बड़े क्वेश्चन सबके सही हो जाते हैं। ऑलमोस्ट क्लास का हर बच्चा प्रोजेक्टाइल मोशन को पैराबोलिक प्रूफ करने के लिए आ जाए तो कर आता है। क्लास का समझ लीजिए कि मोस्टली सभी स्टूडेंट्स इसको प्रूफ कर देते हैं, चाहे वो रट के करें चाहे वो समझ के करें। लेकिन सर पैराबोलिक प्रोजेक्टाइल मोशन पर एसर्शन रीजन आ जाए तो फिर 50% गारंटी है कि आपका सही होगा, या कह लो 50% ही बच्चे कर पाएंगे। बात को समझ में आ रही ना? वही सेम कहानी है प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर दो क्वेश्चन कह रहा हूं मैं। एक आ रहा है कि प्रूव दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक, और एक कह रहा हूं कि आ रहा है उसके ऊपर एसएसन रीजन या एमसीक्यू। समझ लो ना, तो मुश्किल हो जाता है। क्लियर? मन से पढ़ो। क्लास में जब कोई चीज डिस्कस की जा रही होती है तो उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो। बार बार मेरा इस बात को कहना है कि डिस्कशन में पार्टिसिपेट करो, अपनी प्रेजेंस का एहसास कराओ।
कि सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, अच्छा ये कैसे ले लिया सर, ये कैसे ले लिया, समझ गए ना। हर एक चीज पे जोर डालो, दिमाग पे जोर डालो। जैसे अभी मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ठीक है ना। हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे पिछली क्लास में, याद है। तो मैंने बताया था अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए, अगर किसी रिएक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो उस नई रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओल्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ क्या रिलेशन रखता है सर, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। समझ गए ना। पहली वाली रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसका रेसिप्रोकल, अब जो नई रिएक्शन हमने बनाई है उसका रेसिप्रोकल के इक्वल हो जाता है। क्लियर है ना इतनी बात? बहुत अच्छे। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो अभी बनी है उस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ओल्ड रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से क्या रिलेशन रखता है सर, वो ओल्ड रिएक्शन की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की पावर उतनी ही टाइम्स हो जाता है जितने टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। बात समझ में आ रही ना? बोले तो नहीं हो ये? बहुत अच्छे। एक रिएक्शन को एक स्टेप में कराएं चाहे मल्टीपल स्टेप में कराएं, अगर एक स्टेप में कराते हैं तो उसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो, और उसको कई स्टेप में कराने पर जो अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आते हैं उनका प्रोडक्ट आपस में इक्वल होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो फिर आगे बढ़ो, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, यहीं से शुरुआत होगी आज फिर क्लास की। लिखिए Kp फॉर द रिएक्शन। पहला क्वेश्चन है Kp फॉर द रिएक्शन, Kp for the reaction 2SO2 plus O2 gives out 2SO3 is 2.5 into 10 की पावर 10, 2.5 into 10 की पावर 10। कैलकुलेट Kp for the following reactions। कैलकुलेट Kp for the following reactions। कौन कौन सी रिएक्शंस? पहले देखिए SO2 प्लस हाफ ऑफ O2 गिव्स आउट SO3, ठीक है। दूसरी रिएक्शन SO3 गिव्स आउट SO2 प्लस हाफ ऑफ O2, SO2 प्लस हाफ ऑफ O2। तीसरी रिएक्शन 3SO2 प्लस 3/2 O2 गिव्स आउट 3SO3। अब अगर तुमने इधर ध्यान नहीं लगाया ना तो फिर समझ लेना तुम बस अब, ठीक है। एक क्वेश्चन दिया मैंने अभी तक, उसकी तरफ ध्यान नहीं है, यहीं से दिक्कतें खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहली बात क्या कहा है क्वेश्चन में, इस रिएक्शन का Kp दिया है। ये जो रिएक्शन लिखी है इस रिएक्शन का से क्या जानकारी मिल रही है? पहली बात तो मुझे इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बताओ, इस रिएक्शन की स्टोइकियोमेट्री बताओ। स्टोइकियोमेट्री का मतलब कि ये बताओ आपको इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या समझा रही है। वेरी गुड। 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के लेकर अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट कराया जाए उनको, यानी ऑक्सीजन के साथ 2 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड के 2 मोल फॉर्म करते हैं। क्लियर? क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है? क्या एवरी केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है? यस सर, करती है। समझ में आ रही बात ना? हर एक रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। समझ में आ रही बात ना? बहुत बढ़िया, ठीक। दूसरी बात, चलो जी, इसका यहां कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं क्यों बताने लगता हूं आपको अचानक बीच में कुछ भी बताने लगा, क्योंकि मुझे पता ना अभी फिर पेपर आ जाएगा केमिस्ट्री का ना, तो जब केमिस्ट्री का एग्जाम आएगा तो पता लगा उसमें यही सेम रिएक्शन आ गई और उसने बोला कि बताओ 100 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड और 20 ग्राम ऑक्सीजन अगर मेरे पास अवेलेबल हो तो बताओ सल्फर डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा। कैसे करोगे इसको? अगर मैं आपके बोलूं कि 100 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड और 20 ग्राम ऑक्सीजन मेरे पास अवेलेबल है, बताइए कितना सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म होगा। तो क्या करेंगे इसके लिए? आप सॉल्व नहीं करना है, बस बताना है क्या करेंगे इसके लिए। वेरी गुड। सबसे पहला काम होगा ये जानकारी जुटाएंगे कि सर इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। क्लियर है? और सर लिमिटिंग रिएजेंट जानने के लिए स्टोइकियोमेट्री का सहारा लेना पड़ेगा, और स्टोइकियोमेट्री का सहारा लेने के लिए सल्फर का हमें मोलर मास और ऑक्सीजन का हमें मोलर मास पता होना चाहिए, मतलब एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो सल्फर का सबको पता है 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो 32 32 64 64 ग्राम, और इसका 32 ग्राम। हम बोलेंगे 64 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड को रिएक्ट करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। नहीं बल्कि क्या 64 का डबल
क्योंकि ये 2 मोल है ना, 2 मोल है, तो 64 तो केवल 1 मोल का है ना, 1 मोल का है 64 ग्राम, तो 2 मोल का आ जाएगा 128 ग्राम। तो हम बोलेंगे 128 ग्राम को रिएक्ट करने के लिए 32 ग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है सर, होती है। तो बताओ 1 ग्राम को कितने की रिक्वायरमेंट होगी? तो हम कहेंगे सर 32/128 मतलब 1/4 ग्राम की। कितने की होगी? क्योंकि 4:1 का रेशियो आ रहा है ना, 4:1 का रेशियो, 4 ग्राम ये होगी तो 1 ग्राम ये चाहिए होगी, समझ गए ना। 16 ग्राम ये होगी तो बोलो, अगर ये 16 ग्राम मेरे पास अवेलेबल हो तो ये कितनी चाहिए होगी? अगर मेरे पास ये 16 ग्राम अवेलेबल है, सल्फर डाइऑक्साइड 16 ग्राम अवेलेबल है, तो कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी? सर 4 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी ना भाई। 4:1 का रेशियो है, 4:1 का रेशियो है, 4:1। यानी कि अगर ये 4 बाल्टी लेनी है तो वो 1 बाल्टी लेनी है, ये 4 कटोरी लेनी है तो वो 1 कटोरी लेनी है, ये 4 चम्मच लेनी है तो वो 1 चम्मच लेनी। नहीं समझे? सिंपल, ये रेशियो रहना है, 4:1 का रेशियो रहना है। क्लियर? 4:1 बाई मास, बाई मास, बाई मास क्यों कह रहा हूं? ये मत कहना कि आप हमेशा के लिए वही 4:1 बाई मास, मींस मास का रेशियो 4:1 है, मोल का रेशियो 2:1 है। नहीं समझे? अगर बोला इसके 10 मोल है तो इसके कितने लेने पड़ेंगे? बोलेंगे सर 5 मोल। तब मोल के मामले में रेशियो 2:1 है और मास के मामले में रेशियो 4:1 है। समझ पा रहे ना? बहुत अच्छे। तो अब हमने यहां से पता कर लेंगे 1 ग्राम को कितना चाहिए, और मैंने कहा मेरे पास ये 100 ग्राम अवेलेबल है, तो 100 ग्राम को कितना चाहिए होगा? तो 100/4 मतलब 25 ग्राम। और ऑक्सीजन मेरे पास अवेलेबल कितनी है? बिना सॉल्व किए सॉल्व हो गया क्वेश्चन। मेरे पास कितनी अवेलेबल है? 20 ग्राम। मैंने ये ली थी 100 ग्राम और ये लिया था 20 ग्राम, और मुझे चाहिए 25 ग्राम है, लेकिन मेरे पास 20 ग्राम। तो बताइए रिएक्शन में पहले खत्म हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। अच्छा, अब एक और बात फील करो, देखो ध्यान से देखना। जिन बच्चों को स्टोइकियोमेट्री उस समय भी समझ में नहीं आ रही थी जब मैं पढ़ा रहा था, उनको अभी ये बात बड़े आराम से समझ में आ रही होगी, जबकि मैं लिखवा के भी नहीं करा रहा हूं। रीजन पता है क्या है? क्योंकि इतना पहले हो चुकी है वो कि आपको साइकोलॉजिकली आपको लगने लगा कि वो तो आता है। साइकोलॉजिकली बहुत इंपैक्ट पड़ता है, समझ गए ना? जो पुरानी चीजें हैं, अगर आप पिछले साल का पेपर उठा के देखोगे तो ये कहोगे अगर ऐसा हमारा पेपर आ जाए तो सर फिर तो मेरे पूरे 80 में 80 आ जाएंगे। अक्सर बच्चे ये कहते हैं, पिछले साल का पेपर देखेंगे ना, सर अगर ऐसा हमारा आ जाए। बोर्ड वाले तो अक्सर यही करते हैं कि पिछले बोर्ड का पेपर देखेंगे, बोले सर ऐसा हमारा आ जाए तुम्हारा। अरे भाई ऐसा तुम्हारा आ जाए, ऐसा ही तो आता है हर साल का। देखो ना तुम, अच्छा तुमने इसके पिछले साल वाला देखा कि अगर ऐसा पेपर मेरा आ जाए तो पूरे पूरे मार्क्स आ जाएंगे। फिर मैं कहूंगा अच्छा इससे एक काम करो, इससे पिछले साल वाला उठा के देखो। उसने पिछले साल वाला देखा, सर ऐसा भी आ जाए तो भी चलेगा सर। फिर बोलूंगा अच्छा इसके पिछले साल वाला उठा के देखो, तो सर ऐसा भी आ जाए तो भी चलेगा। जनरली यही होता है, ठीक है? ऐसा क्यों हो रहा है आप खुद सोचो। तो फिर तो इसका क्या मीनिंग निकल के आया है भाई? जब पिछले 3 सालों के पेपर आप कह रहे हैं कि अगर ऐसा आ जाए तो फिर तो मजा आ जाएगा, ऐसा आ जाए तो मजा आ जाएगा, तो इसका मतलब जो 3 साल से एक जैसा ही आ रहा तो क्या अभी चौथे साल कुछ अलग आएगा? चौथे साल भी ऐसा ही आएगा। लेकिन बच्चे पेपर लेकर उसको देखकर ये कहना बड़ा आसान है कि अगर ऐसा आ जाए तो मैं कर लूंगा। जब करने बैठते हैं तब में, और जब करने से पहले की खाली देख रहे हैं, देखकर केवल अंदाजा लगा रहे हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो वो अलग बात हो जाती है। और जब करने बैठते हैं वो अलग बात हो जाती है, क्योंकि वहां केवल आपके ज्ञान की ही केवल एक परीक्षा नहीं हो रही होती है कि एग्जाम हॉल में बैठकर आपको क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते ये चेक करने के लिए एग्जाम हो रहा है। वहां कई सारी चीजों की चेकिंग होती है। आपको आता, कई बार आप आता हुआ नहीं छोड़ के आ जाते हैं पेपर में, कई बार आता हुआ क्वेश्चन आप पेपर में छोड़ के आ जाते हैं। इसका क्या मतलब है? तो एक परीक्षा इस बात की भी थी कि आप टाइम पे अपना पेपर पूरा कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। ये भी तो एग्जामिनेशन में ही का ही पार्ट है, समझ गए? तुमने क्या कहा सर आता हुआ क्वेश्चन छूट गया। अरे भाई आता हुआ क्वेश्चन छूट गया, इसका मतलब आप टाइम पे क्वेश्चन पेपर पूरा नहीं कर पा रहे। इसका मतलब आप एक तरफ तो आपने नॉलेज के लेवल पे तो ठीक है, आपने चीजें सीख ली, आपको पूरा पेपर आता था, लेकिन भाई आप एक एग्जाम में फेल हो गए। इसका मतलब आप अपनी उस परीक्षा में, अगर केवल ये परीक्षा होती कि 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, जितना मन करे टाइम लो, लेकिन 10 के 10 सॉल्व करके देखे कौन बताएगा। एक बच्चा 8 कर पाया, एक 10 कर पाया, तो समझो कि आप कामयाब हो गए। क्लियर? लेकिन एक बच्चा 8 कर पाया और आप भी 8 ही कर पाए, जबकि आपको 10 के 10 आते थे, तो मेरे हिसाब से वो कामयाब हो गया जो पहले 8 ही कर पाया था, क्योंकि उसको 8 ही आते थे और 8 के 8 उसने कर भी लिए। लेकिन आपको आते भले ही 10 हैं, लेकिन आप टाइम पे पूरा नहीं कर पा रहे हैं अपने काम को, तो ये भी एक एग्जामिनेशन का पार्ट है, समझ गए ना? तो एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं वहां बच्चे, परीक्षा बहुत सारी चीजों की होती है, समझ गए ना? वहां ऐसी ऐसी चीजों की परीक्षा होती है कि 100 बार बता लिया भाई कि 180 के मल्टीपल्स पर साइन की वैल्यू हमेशा
0 होती है। साइन का कोई भी एंगल 180 डिग्री का मल्टीपल होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। ग्राफ बना बना के दिखा दिया कि भाई एक साइकिल 360 डिग्री के एंगल में 2 बार क्या हो जाती है? आधी साइकिल ऊपर होती है, आधी साइकिल नीचे। तो 0 और 180 पे हमेशा 0, फिर 180 के बाद 360 पे फिर 0, फिर 540 पे फिर 0। तो 180 का कोई भी मल्टीपल हो। अब साइन 18 लाख की वैल्यू कितनी होगी? बिना सॉल्व किए बता दो। अब तुम में से कोई लग जाएगा, कोई लग जाएगा दिमाग लगाने। 18, अरे यार, आके मुझे फिर आके कोसेगा भी, एग्जामिनर को गालियां भी देगा और आके मुझे भी बताएगा, सर देखिए कितने पागल लोग हैं, 18 लाख की वैल्यू पूछी है हमसे। अब मैं तो 90 से डिवाइड करते करते ही थक गया। अरे तुम पगले हो ना, तुम 90 से डिवाइड करा रहे हो, समझ गए ना? जब आपको इतना दिमाग ऊपर वाले ने दिया है कि यार सोच कर देखो ना कि 180 का मल्टीपल है कि नहीं है? 18 लाख 180 का मल्टीपल है कि नहीं है? यस सर, 180 का मल्टीपल ही 18 लाख, और 180 के किसी भी मल्टीपल पर साइन की वैल्यू 0 होती है। तो बिना कुछ सॉल्व किए 0 लिख दो। आज कुछ बात समझ में ना? तो ये सब दिमाग का खेल है, पूरा खेल दिमाग का है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड का है, चीजों को दिल से लेने का है। बार बार कह रहा हूं, जब तक आप मन से ले लेंगे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस यही है, आप काम को सिर्फ फर्ज समझ के या अपना बोझ समझ के, कर्ज समझ के उतार रहे हैं। यही बस सबसे बड़ी भूल है। पढ़ाई को मजे लेने लग जाओ उसमें। अभी ये क्वेश्चन दिया ना, मान लो, तो एकदम मन खुश होकर करो क्वेश्चन को, डरे बगैर। एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन बना दो, जैसे अभी मैंने बना दिए कि अगर 100 ग्राम ये दिया हो, 20 ग्राम ये दिया हो, तो बताओ कितना बनेगा। तो हम पहले पता लगा लिया हमने कि ऑक्सीजन क्या हो गया? लिमिटिंग। जब ऑक्सीजन लिमिटिंग हो गया तो हम ऑक्सीजन के बेस पर आगे बनाएंगे। अब हम बोलेंगे सर 16 ग्राम 32 ग्राम ऑक्सीजन इतना फॉर्म करता है। कितना? 64 का नहीं, ये 64 नहीं होगा, ये होगा आपका 32 और ये होगा आपका 48। 40 और 32, 40 और 32 बोलो ना बच्चे, 80। तो हम बोलेंगे सर 32 ग्राम बनाता है 80 ग्राम, 1 ग्राम बनाएगा 80 बाई 32, और ये मेरे पास 20 ग्राम अवेलेबल है, तो 20 ग्राम कितना फॉर्म करेगा? तो 20 ग्राम इंटू हो जाएगा। बोलो, बैठे बिठाए क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे अगले, अभी पेपर जब होने वाला है इन लोगों का, ठीक है ना, जिनका भी पेपर होने वाला है। क्लियर है? तो इस तरह से दिमाग लगा के पढ़ना होता है चीजों को। क्लियर है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स? Which of the following has more number of moles? 80 gram of methane and 80 gram of carbon dioxide. सॉल्व, पेन चलाने की जरूरत नहीं है, दिमाग चलाने की जरूरत है। Which of the following has कार्बन डाइऑक्साइड? देखो ये बता रहा लड़का कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ ये बता रही देखो मीथेन। अब देखो दो अलग अलग लोगों के दो अलग अलग आंसर। कमाल है इस बात के कि मेरे स्टूडेंट बैठे हुए दो लोग दो अलग आंसर क्यों दे रहे हैं, जब मैं ही तुम्हें सबको पढ़ा रहा हूं। हाँ क्या पूछा है मैंने, पता है? ध्यान लगाओ, पहले क्वेश्चन पे ध्यान लगाओ। मैंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर नंबर ऑफ मोल्स, ठीक, और क्या दिया? 80 ग्राम अमोनिया, अमोनिया देता कि अमोनिया, मीथेन, सॉरी 80 ग्राम मीथेन एंड 80 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? दोनों का मास सेम दे दिया लेकिन मोल डिफरेंट आएंगे। क्यों डिफरेंट आएंगे सर? दोनों का मोलर मास डिफरेंट है। ऋतिक तुम बता सकते हो कितना मास दिया मैंने? मीथेन का कितना मास दिया है? 80 ग्राम। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना मास दिया है? 80 ग्राम। ठीक है ना? अब नंबर ऑफ मोल्स निकालने हो तो क्या करते हैं? गिवन मास अपॉन। तो मीथेन का मोलर मास कौन ऐसा है जिसके लिए पेन चाहिए उसको? अगर गधे हो, अगर तुम्हें पेन की जरूरत पड़ रही है मीथेन का मोलर मास निकालने के लिए, तो कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का 1 का 1 लेकिन 4 का 4, तो 16 हो गया। तो मीथेन के मोल कितने आएंगे? 80 बाई 16, 5 मोल। कितने आएंगे? समझ में आ रहा है? अब कितने मोल आएंगे? 5 मोल। अब निकालने हैं किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के। उसका मास कितना है? उसका भी 80 ग्राम है, लेकिन सर मोलर मास कितना होता है एक मोल का? 44। तो 80 बाई 44, ये तो सर 2 से भी कम मोल आएंगे। आ गया समझ में? तो किसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे? मीथेन के। आई बात समझ में? तो फोकस करो ना चीजों पर, जल्दीबाजी मत मचाओ, हड़बड़ाहट मत मचाओ, काम सही करो। ठीक है ना? समझ में आती बात? पक्का? ओजोन का मोलर मास ज्यादा या ऑक्सीजन का मोलर मास ज्यादा? भूमिका, ऑक्सीजन का मोलर मास ज्यादा या ओजोन का मोलर मास ज्यादा? ओजोन का। क्यों? ओजोन, हाँ वेरी गुड, हाँ बहुत अच्छे। O2 होता है, सिंपल। सर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O2, ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला O3। सिंपल है, एक में 2 एटम होते हैं, एक में 3 एटम होते हैं, एक ट्राई एटमिक एक डाई एटमिक। तो सर ट्राई एटमिक वाले का तो मास ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि एटम के बढ़ने से तो
मास बढ़ेगा ही बढ़ेगा, समझ में आई बात ना। ओजोन का मास ज्यादा होता है। ओजोन के 1 मोल का मास सर 48 ग्राम, नहीं समझे? ओजोन के 1 मोल का मास 48 ग्राम, ऑक्सीजन के 1 मोल का मास 32 ग्राम, समझ में आ रहा है? ओजोन के 1 मॉलिक्यूल का मास, निखिल, ओजोन के 1 मॉलिक्यूल का मास 48 क्या? अंजेश 48 ग्राम, पक्का कंफर्म कर रहे हो? ठीक। मयंक, अभिलाषा, क्या होगा? प्रिया 48 क्या? 48 क्या? ग्राम, किलोग्राम, कुंटल क्या? ग्राम। संस्कृति 48 ग्राम। और कोई इसके अलावा कुछ आंसर देना चाहता है? 48 AMU। निखिल कहाँ जा रहे हो? हाँ क्या हो गया? रोशनी दिखनी बंद हो गई क्या? गलत। मेहनत करो, वापस फोकस रहो, चिंता किए बगैर पढ़ाई करो, समझ गए ना? क्या बताया मैंने? ध्यान सुनो। मैंने पूछा था ओजोन के 1 मॉलिक्यूल का मास, 1 मॉलिक्यूल का मास, 1 मोल का नहीं, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होते हैं, 1 मोल में Na मॉलिक्यूल। 1 मोल के मास को कहा जाता है मोलर मास, और 1 मॉलिक्यूल के मास को कहा जाता है मॉलिक्यूलर मास। समझ में आ रही बात ना? सही बात तो यह है, मोलर मास में और मॉलिक्यूलर मास में भी फर्क होता है, लेकिन चूंकि 9-10 क्लास तक इस फर्क को कोई बताता नहीं है, बस चल रहा है रगड़ा। अगर किसी ने बोला कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास बताओ तो भी बच्चे लिखते हैं 44 ग्राम, और बोला मोलर मास बताओ तो भी लिखते हैं 44 ग्राम, पर वो वहां गलत भी नहीं माना जाता, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं जानते हैं बच्चे, इतना जोर देते कि उनको नहीं समझा जाता है कि भाई मॉलिक्यूल अलग होता है और मोल अलग होता है। 1 मोल में तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। कितने मॉलिक्यूल होते हैं सर? Na नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स होते हैं। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो भाई जब उतने मॉलिक्यूल मिलते तो बनता ना 48 ग्राम। अभी तो मैंने केवल 1 मॉलिक्यूल का पूछा, तो सर 48/Na, 48/Na ग्राम। अगर ग्राम में आंसर देना हो तो आंसर क्या होगा? 48/Na ग्राम। अरे भाई कैसे? हम कहेंगे सर Na मॉलिक्यूल का मास कितना? 48 ग्राम। तो फिर 1 मॉलिक्यूल का मास कितना? तो हम बोलेंगे सर 48/Na, और 1/Na को ही कहा जाता है AMU, 1/Na ग्राम को ही कहा जाता है AMU। तो 48 AMU, क्लियर? एटॉमिक मास यूनिट, 48 एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर हो रहा है? पक्का? ध्यान लगाओ, मन से पढ़ो, बार बार कह रहा हूं। बताओ हमारा कहां क्वेश्चन ये लिखा हुआ है और कहां हम कितना घूम फिर के आ गए। लेकिन मुझे ज्यादा मजा इसी तरह आता है भाई, सही मायनों में क्लास का तो असली मकसद यही होता है, समझ गए ना? ये एडिशनल क्लासेस होती हैं स्कूल के बाद, ये क्लासेस का सिर्फ यही मकसद होता है कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाए। लेकिन यहां हमारी प्रॉब्लम ये बनी हुई कि हमें सब कुछ पढ़ाना भी है और फिर इस तरह से डिस्कशन भी करना है। तो अगर डिस्कशन करने वाला केवल हमारे ऊपर ऑप्शन होता ना तो हम ज्यादा कर पाते चीजों को। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, हम तो सिचुएशन से नहीं घबरा रहे हैं, आप क्यों घबरा रहे हैं? तो मन से बार बार करो, हर चीज को दिमाग से बार बार करो, इसका इस्तेमाल करो। हमारा काम ही यही है भाई बच्चों, समझ ना? हमारा काम ताकत का है ही नहीं, हम कोई रेसलर तो नहीं है कि हम ताकत का मतलब भुजाओं की ताकत का इस्तेमाल करेंगे। हम बुद्धिजीवी बनने के लिए आ रहे हैं, हम लोग यहाँ पर इंटेलेक्चुअल बनने के लिए आ रहे हैं। तो इंटेलेक्चुअल बनने के लिए इसका इस्तेमाल करना है, शरीर की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक ठाक शरीर रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए। बहुत हैवी हो, तगड़ा हो, वो जरूरी नहीं है, बस स्वस्थ होना चाहिए, समझ गए ना? चलो खैर, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पर, ठीक है ना? नहीं तो मैं इसी में फंस के रह जाऊंगा। मुझे पता पीछे का मैं पूछता जाऊंगा, मेरी ये बहुत गंदी आदत है कि एक क्वेश्चन मैंने उठाया और फिर मुझे लगता है कि चलो अब ये भी पूछ लूं, अब ये भी पूछ लूं, और जब पेपर आप मुझे ला के दिखाएंगे ना अगली बार, तो मैं ये कहूंगा ये तो हो गया होगा, ये तो हो गया होगा, अरे ये तो एकदम कर दिया होगा। तो ये क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मुझे लगता है मैंने सब करा रखा है, तो मुझे थोड़ी पता है कि तुम एक बार भी रिवाइज नहीं करोगे घर पे जाकर के। मैं तो यही मान रहा हूं ना, जब करा दिया तो अब आपकी जिम्मेदारी है। मैंने करा दिया, आगे का आपको नहीं आ रहा चलेगा, लेकिन जब पीछे का करा दिया वो तो आपकी जिम्मेदारी बन गई ना, उसको आप अपने से रिवाइज करते रहिए ना। एक बार नहीं 20 बार रिवाइज करिए पेपर से पहले, तब जाके सही होती हैं चीजें, ठीक है?
इस क्वेश्चन में क्या करोगे, यहां पर क्या होगा, यहां पे 3/2 करना चाह रहे हो, अच्छा यार ये 3/2 मैंने केवल गलत लिख दिया, यहां होगा 3/2 SO2 सॉरी 3/2 O2। चलिए ठीक है, अब ध्यान लगाएंगे, बार बार कह रहा हूं, इस रिएक्शन का केपी दिया है, पहले तो मुझे ये बताओ इस रिएक्शन के केपी की यूनिट क्या होनी चाहिए थी, क्या इसने ये रिएक्शन का केपी जो दिया है उसकी यूनिट क्यों नहीं दी है, क्या ये यूनिटलेस है, पहले तो सोचो यूनिटलेस है क्या, नहीं सर नहीं है, पर उसने क्वेश्चन में नहीं दी है, कोई बात नहीं, वैसे सही मायनों में उसकी गलती हो गई है, यूनिट तो आएगी इसकी क्योंकि यूनिटलेस नहीं है। कौन सी चीजें यूनिटलेस, कौन सी रिएक्शन केमिकल रिएक्शन यूनिटलेस होती हैं, जिनमें एनपी और एनआर बराबर होते हैं, एनपी और एनआर बराबर हो जाएं, ठीक है ना, एनपी और एनआर की संख्या जो है वो बराबर हो जाए, तो उसमें क्या हो जाता है, क्या ऐसा है क्या जिसमें एनपी और एनआर की संख्या बराबर हो जाए तो क्या यूनिटलेस हो जाएगा, सोच कर बताओ, बार बार सोच के बताओ, जल्दीबाजी मत करो, दिमाग पे जोर डालो कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन का एनपी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हो जाए तो उसके केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट नहीं होती है, ऐसा मैं बोल रहा हूं, सही है या गलत है ये बात, हो सकती है। अब जब तुम ये कहोगे पहले तो या तो ये कहोगे यस सर, अब यस सर कह दोगे तो मैं कहूंगा देखो यही गधे हैं, ये ट्रैप में फंस गए, देखो तभी तो मैं बोलूंगा कि देखो ये वो लोग हैं जो यस सर बोल रहे हैं, इसका मतलब वो दिमाग पे जोर नहीं डालते, बस जो सर कह रहे हैं बस सर सही है सब कुछ, ठीक है। दूसरा, कुछ लोग कहेंगे सर पता नहीं सही नहीं लग रहा कुछ, फिर मैं कहूंगा क्यों नहीं लग रहा, तो तुम सर मुझे लग रहा हो भी सकती है, एनपी और एनआर इक्वल होने के बावजूद भी यूनिट हो सकती है, फिर मैं कहूंगा कैसे हो सकती है, चलो बताओ, तो तब जवाब होना चाहिए, बोलो। सर उसमें ये तब होगा जब कुछ गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे कुछ सॉलिड लिक्विड में, तो हम लोग क्या, इससे मतलब नहीं है, इससे मतलब नहीं है, सुनिए ध्यान से, मान लीजिए कि रिएक्टेंट के मोल भी कितने हैं टोटल 4, प्रोडक्ट के मोल भी कितने हैं टोटल 4, ध्यान दो, अब मान लीजिए कि रिएक्टेंट के मोल भी कितने हैं टोटल 4, प्रोडक्ट के मोल भी कितने हैं टोटल 4, ठीक है सर, लेकिन ये 4 का मतलब बराबर होने से यूनिट का मामला नहीं है, हाँ अगर एनपीएनआर बराबर केपी केसी के इक्वल होगा, ये कंफर्म है एकदम, केपी बराबर केसी, अगर एनपी बराबर एनआर देन केपी बराबर केसी, इफ एनपी ग्रेटर देन एनआर, इफ एनपी ग्रेटर देन एनआर देन केपी ग्रेटर देन केसी, समझ लो ना, व्हेन एनपी लेस देन एनआर देन केपी लेस देन केसी, ये तो सीधा सीधा रिलेशन है, उल्टा सीधा भी नहीं है, ये बड़ा तो वो भी बड़ा, ये छोटा तो वो भी छोटा, ये बराबर तो वो भी बराबर, खत्म, क्लियर। अच्छा जी, लेकिन बात मैंने घुमा फिरा के पूछ लिया क्वेश्चन, मैं आपसे केपी केसी नहीं पूछ रहा हूं, क्या पूछ रहा हूं, यूनिट। अब यूनिट की बात करते हैं, मान लीजिए कि ये 2-2 के रेशो में है, मतलब ये 2 रिएक्टेंट हैं जिनमें 2 मोल एक के हैं और 2 मोल एक के हैं, और सर ये भी 2 प्रोडक्ट बने जिनमें से 3 मोल एक का और 1 मोल एक का है, तो इसके 2-2 मतलब 4 मोल हो गए, इसका 3 इसका 1 मतलब 4 मोल हो गए, तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट और रिएक्टेंट तो इक्वल हैं, पर सर जब हमने ऐसा लेंगे ना तो मामला गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया बताओ, बोलो। अब हम कहेंगे सर यहां तो आ जाएगा ऊपर की तरफ मोल पर लीटर की पावर, मोल पर लीटर की पावर 3 इंटू मोल पर लीटर, और यहां जाएगा सर मोल पर लीटर की पावर 2 इंटू मोल पर लीटर की पावर 2, ये तो सर यूनिटलेस हो गया। अब ये देखो कि ये हर बार होगा क्या, हर बार ही होगा, अभी हर बार ही हो जाएगा, क्योंकि उस समय मैं इसको सोच के मैं सोच रहा था कि हर बार नहीं होगा, हाँ हर बार मतलब ऊपर और नीचे वाली पावर सेम हो रही है तो कट जा रहा है पूरा पूरा, आरटी की पावर आरटी कट जा रहा है ना, हाँ तो आरटी कट जा रहा है, यानी नहीं ऊपर बन रहा है नहीं नीचे बन रहा है, जब पावर सेम हो जाए तो कट जाएगा। नहीं किसी भी रेशो में ले लो, मान लो 6 हो 6 हो, हमने यहाँ 3 यहाँ 4 2 कर दिया, यहाँ 4 2 कर दिया, यहाँ 3 3 कर दिया। अब जरा देखो, हो ये रहा था कि हम सोच रहे थे, मेरे दिमाग में भी जो चल रहा था वो ये चल रहा था कि यहाँ ऊपर हम ऐड करेंगे, हाँ ऐड ही, सॉरी ऐड करेंगे, ऐड ही करेंगे वैसे तो, लेकिन मेरे दिमाग में चल रहा था कि ऊपर मल्टीप्लाई होंगी, मल्टीप्लाई नहीं होंगी पावर, मुझे लगा था ये 3 इंटू 1 हो गए 3 हो जाएगा, और ये 2 इंटू 2 हो गए 4 हो जाएगा। जब मैंने आपसे बोला कि जो लोग कहेंगे कि सर इक्वल नहीं होता है, सॉरी इक्वल हो जाएगा, हाँ हाँ मतलब यानी कि यूनिटलेस होगा, तो गधे होंगे मेरी नजर में, समझिए ना, और वो गलत हो गया, क्लियर है ना। आप यहाँ मान सकते हैं कि मैं ही गधा हो गया, क्योंकि मैं सोच नहीं रहा था उस चीज को, मैं क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था 3 इंटू 1 करना पड़ेगा,
जबकि जब बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो 3 + 1 4, 2 + 2 4। अब कोई भी काट लो, ऐसे ऐसे दिमाग लगा कि तुम कहो कि सर कितना भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐड होकर के 6 हो जाएगा, और इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा तो ऐड होकर के 6 हो जाएगा। क्यों नहीं होगा बताओ? जैसे 3 है वो मान लो गैस ना करके कोई सॉलिड है। हाँ वो बिल्कुल, वेरी गुड। इस केस को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अगर मैंने केवल ये बात बोली कि भाई प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल इक्वल है, आपको ये नहीं बताया कि सारे गैसेस हैं, सारे कुछ सॉलिड है, कुछ लिक्विड है, कुछ गैसें ऐसे हैं, तब मसला फंस जाएगा। तब हो सकता है कि जैसे हमने कहा कि मान लीजिए इधर की तरफ 4 मोल हैं, लेकिन उनमें से 2 मोल सॉलिड के हैं, तो जब 2 मोल अगर सॉलिड के होंगे तो उनकी पावर में 2 रहे या ना कुछ भी रहे, उसको क्योंकि 1 लिया जाता है। सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन को क्या लिया जाता है? 1। प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन को क्या लेते हैं? 1। बताया था ना? सॉलिड जब हम लिखते हैं तो एनपी में उसको कंसीडर करते हैं? नहीं करते ना। नहीं करते तो फिर क्या? नहीं, मैंने ये बोला बच्चे कि अब मैंने बोला था, जब मेरा सवाल जो एकदम शुरुआती सवाल था वो ये था कि अगर रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल आपस में इक्वल हो तो क्या यूनिटलेस होगा। मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था, हालांकि मैं सोच के वही पूछ रहा था कि एनपी बराबर अगर एनआर होगा तो, मैं सोच के वही पूछ रहा था, तभी तो मैंने बोला कि मैं ही गलत हो गया उसमें। तो क्लियर ना? सॉलिड और लिक्विड वाला भी होगा तो भी अगर एनपी जब लिखेंगे तो थोड़ी कंसीडर करेंगे सॉलिड वाला। वही तो बात चल रही है, मैं यही तो बता रहा हूँ कि हम लोग वो यही कह रहा है कि सर आपने अभी स्पेसिफाई किया ही कहाँ था कि हम एनपी और एनआर की बात ही नहीं की थी ना। मैंने क्या कहा था? अगर प्रोडक्ट के मोल और रिएक्टेंट के मोल की संख्या सेम हो तो आप प्रोडक्ट में कोई भी आए। सर आपने थोड़ी ना स्पेसिफाई किया है कि उधर सॉलिड नहीं है, सॉलिड भी है, लिक्विड भी है। समझ ना? अगर केवल मैं ये कहूँ, ये बच्चे इधर ध्यान लगाओ, अगर मैं आपसे कहूँ C + O2 गिव्स आउट CO2, सिर्फ एक ही रिएक्शन ले रहा हूँ, चलो खैर CO2, ये गैस है और ये क्या है? सॉलिड है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ रिएक्टेंट के मोल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो आपका जवाब आना चाहिए 2। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 2। अरे सुनो तो बच्चे, यही तो कहना चाह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं मैं, वो भी यही कहना चाह रहा है। और जबकि मैं फिर कह रहा हूं कि मैंने सोच के वही पूछा था एनपी और एनआर वाला ही, लेकिन मैंने बोला यही था, मुझे याद आ रहा है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट अगर आपस में इक्वल हो तो रिएक्टेंट में तो ये भी काउंट होगा। अगर मैं बोलता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, तब आप कह लेंगे सर 1 1। आई बात समझ में? लेकिन अगर मैं बोल रहा हूं सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट तो सर 1 + 1 2। क्लियर? और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट सर 1 ओनली। सिर्फ अब सुनो, मैं बात सुनो, मैं बता रहा हूं, पूरी बात बता रहा हूं, घबराओ मत। अगर बात कर रहा हूं एनपी, और मैं 2 तरीके से अगर बोल रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर मैंने बोला एनपी काउंट करो तो इस चैप्टर में हमारे एनपी का मतलब गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, सिंबल एनपी स्पेशली उसके लिए यूज हो रहा है। तो एनपी अगर पूछूंगा मैं आपसे और कुछ ना बोलूं, बस बोलूं बच्चे बताओ इसका एनपी कितना है, तो आपका जवाब होगा 1। क्लियर? एनआर बताओ तो जवाब होगा सर 1। क्लियर? मैंने कहा इसका एनपी बताओ, ये तीनों जगह गैस हैं, सब गैसेस हैं, एनपी बताओ सर 3, एनआर बताओ सर 2। क्लियर? लेकिन अगर मैंने कहा अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं, एनपी एनआर नहीं बोल रहा हूं, फिर मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस रिएक्टेंट बताओ, तो भी वही जवाब 3, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट बताओ 2। ठीक है? लेकिन अगर मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बताओ, रिएक्टेंट, तो इसमें तो खैर वो सेम ही आ जाएगा, लेकिन अगर सॉलिड लिक्विड वाली होगी तो रिएक्टेंट केवल बोला है, गैसेस वर्ड यूज नहीं किया है, तो फिर सारे काउंट होंगे। ठीक है ना? क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, जितना मैं ये डिटेल में बातें कर रहा हूं ना, पूरा घंटा भर हमारा निकलने जा रहा है इस बात पर। क्वेश्चन एक क्वेश्चन लिख के हम कितनी चर्चा कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नहीं कराने का मेन मुद्दा होता है, यही तो समझना है बस। अब आई बात सर, पेपर में अगर खुदा ना खास्ता आ जाए कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शंस आर 5 and 3, देन व्हाट इज द यूनिट ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाए मान लीजिए एमसीक्यूज में। ठीक है? तो फिर सर उसमें भी नहीं लिखा होगा, मान लो पेपर में नहीं लिखा है स्पेशली कि गैसियस रिएक्टेंट है या गैसियस प्रोडक्ट है, तो ऑब्वियसली गैसियस ही लेंगे। मेरी बात को समझ में आ रही ना? बशर्ते कि उसने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जिक्र किया हो, तो हम समझ जाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में भले ही बंदे ने नहीं लिखा है गैसियस रिएक्टेंट प्रोडक्ट, लेकिन वो दिमाग में उसके वही चल रहा है। अगर वो स्टेटमेंट असर्शन रीजन में आ जाए तब हम उसको भी ध्यान देंगे। हाँ तब ध्यान देंगे। ठीक है ना? ऐसा रीजन में आ जाए कि सॉलिड के मोल इतने हैं, इस तरह करके कुछ भी आ जाए, वो फिर वहां सिचुएशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। समझ गए ना?
अब चलो खैर, काफ़ी चर्चा एक्स्ट्रा हो गई, लेकिन अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भाई तुम लोग तो लेके बैठ गए होंगे कि क्वेश्चन सर करा नहीं रहे, बस इतनी सारी बातें इधर उधर की हमने बता दी सर ने, ठीक है ना भाई। इधर उधर की बातें नहीं है, सब काम की बातें हैं, यही सबसे ज़्यादा काम की बातें हैं, क्योंकि यही गलतियाँ कराती हैं बातें। आ जाओ पहली रिएक्शन की बात करते हैं। इसने केपी की यूनिट नहीं दी, देनी चाहिए थी, पर छोड़ो, नहीं दी, छोड़ो, आप भी मत लिखना फिर यूनिट, जब नहीं दिए तो यूनिट नहीं लिखने की जरूरत है। यानी उसका आप देखो, ये भी तो गलती है, लेकिन वो पता क्या हुआ उसके साथ, उसने क्वेश्चन बनाते समय क्यों नहीं दी यूनिट, उसके साथ ये हुआ कि उसका फोकस उस बात पे नहीं है, बल्कि उसका फोकस इस बात पे है कि इसकी हेल्प से ये निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, बस इस पे फोकस है, ठीक है। चलो पहले वाले पार्ट का आंसर कौन बताएगा? निधि नहीं आएगी आज? अच्छा, ये आई नहीं आज, ठीक है। बताओ, तो बताओ साक्षी, पहले वाले पार्ट का आंसर, फर्स्ट पार्ट का केपी कितना होगा, इस वाली रिएक्शन का केपी कितना होगा? नहीं आ रहा हो तो बताना है, मैं बताऊंगा। नहीं आ रहा है, देखो सबसे पहली बात, इस रिएक्शन को गौर से देखो, ठीक है। इस रिएक्शन के बेस पर ये बताना है। बताओ इसके हिसाब से ये क्या लग रहा है तुम्हें? साफ साफ दिखाई दे रहा है सर, इस रिएक्शन के हिसाब से देखूं तो यहाँ 2 मोल, यहाँ 1 मोल, यहाँ 1 मोल, यहाँ आधा मोल, यहाँ 2 मोल, यहाँ 1 मोल, मतलब हमने पूरी रिएक्शन को, ऊपर वाली रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई किया है। डिवाइड वर्ड यूज मत करना, बेहतर होगा। 1/2 से मल्टीप्लाई किया है, और अगर किसी रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो नई रिएक्शन जो बनती है, ये जो बनी है नई वाली, उसका केपी ओल्ड रिएक्शन के केपी की पावर में उतना ही टाइम्स हो जाता है जितना मल्टीप्लाई किया है। तो सिंपल सर, पहली वाली का मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, केपी फर्स्ट। बताओ केपी फर्स्ट क्या हो जाएगा? तो हम बोलेंगे सर केपी की पावर 1/2। नहीं समझे? केपी की पावर 1/2 मतलब अंडर रूट केपी, मतलब अंडर रूट केपी की वैल्यू कितनी है? 2.5 इंटू 10 की पावर 10। तो सर ये अंडर रूट 2.5 इंटू 10 की पावर 5, खत्म, बस हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब देखो, मैं इतनी देर इस क्वेश्चन को थोड़ी कराना था, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन था, ये तो मुश्किल से 2 मिनट का क्वेश्चन है ये, ठीक। अगर किसी को इसमें डाउट है तो पूछो बेफिक्र होकर के, जल्दीबाजी मत करो, भागम भाग मत मचाओ। बताओ समझ में आया कि नहीं? एक और बात समझो बच्चे, इसको उसको बाद में देखना, पहले इसको देखो ध्यान से। हमें जो भी रिएक्शन दे रखी होती है, मान लो जैसे हमें इसने कहा इस रिएक्शन का केपी इतना है, ठीक है, तो बताओ इसका कितना होगा। और ये रिएक्शन इसी की भाई बहन दादी मामी चाची कोई ना कोई है, मींस मतलब उसी से ही बनी है ये, क्लियर है? तो उसी से बनी है, इसका मतलब देखो गौर से कि इसके साथ इसका क्या रिलेशन नजर आ रहा है। तो सर देखने पे लग रहा है कि अगर पहली वाली रिएक्शन को 2 से डिवाइड कर दें तो ये वाली रिएक्शन बन जाएगी। देखो बन जाएगी कि नहीं? ऊपर वाली को अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये बन जाएगी, लेकिन हम सर 2 से डिवाइड करना नहीं बोलते, हम बोलते हैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 2 से डिवाइड करना मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना। तो अगर पहली रिएक्शन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं ये बन जाएगी। और मैंने क्या बताया था कल की क्लास में कि अगर किसी भी रिएक्शन को n से मल्टीप्लाई कर दो, n से, या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो केपी की पावर उतना ही नंबर हो जाता है, समझ गए ना? यानी कि जब मुझे इसका केपी निकालना होगा तो पहले वाले केपी की पावर में उतना ही चला जाएगा जितने से मल्टीप्लाई किया है। अब बात समझ में आई? पक्का? तो केपी की पावर कितना हो गया? 1/2, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट की वैल्यू निकाल देंगे, आ गया। ये हो सकता है अगर क्वेश्चन अच्छा हो जाता, ये और अच्छा होता क्वेश्चन, अगर क्या दे देता यहाँ 2.5 इंटू 10 की पावर 11 दे देता। कितना देता? 11। लेकिन केमिस्ट्री अपनी कैलकुलेशन के लिए जानी जाती है। वो कहते हैं ये लोग मुरव्वत नहीं बरतते, ये फिजिक्स की तरह नहीं काम करते कि कॉन्सेप्ट बच्चे को आना चाहिए, कैलकुलेशन आसान कर दो। ये कहते हैं कैलकुलेशन भी टफ हो, ठीक। चलो जी सेकंड पे आ जाओ। सेकंड क्वेश्चन का बताओ जल्दी से। ऋतिक बता के देखो, ऋतिक किसका रेसिप्रोकल? इसका रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा सर, इसका रेसिप्रोकल। कारण क्योंकि सर ये जो रिएक्शन है ना, ये वाली, इसको रिवर्स करके लिखा गया, नीचे वाला इसको रिवर्स करके। सॉरी समझ में आ रहा है? पहली इस वाली को रिवर्स कर दो, जरा इस वाली को रिवर्स कर दो, ये बनेगी। अरे बनेगी। तो सर इसका केपी हम पहले से जानते हैं, नहीं समझे? इसका केपी हमें पहले ही पता चल चुका है। अरे पता चल, समझ में आ रहा है ना? तो सर इसका केपी पता करने के लिए मैं क्या लिख दूंगा? केपी डबल डैश इज इक्वल टू
1 अपॉन KP डैश, क्लियर? या फिर मैं बोलूंगा 1 अपॉन अंडर रूट KP। नहीं समझे? खत्म बात। सुनो, ध्यान लगाओ, ध्यान, बार बार कह रहा हूं। अगर यही क्वेश्चन तुम्हें ऊपर वाली ना देके डायरेक्ट दिया होता तो तब इससे थोड़ी ना हो पाता, तब क्या ही करना पड़ता, वो लगाना पड़ता। कैसे लगाते हैं? हम कहते सर उसने किया क्या है पता है? हम कहते सर उसने पहले रिएक्शन को रिवर्स किया और फिर उसका स्क्वायर रूट ले लिया, मतलब स्क्वायर रूट ने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्लियर? तो सर हम पहले रिवर्स के कारण उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे और फिर पावर में कितना लिख देंगे 1/2, तो 1 अपॉन रूट हो जाएगा। वह बात समझ में आ रही है? पक्का? बहुत अच्छे। कोई डाउट है किसी को? बड़े ऋतिक समझ में आ रहा है? ऋतिक पक्का? ठीक, वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन अंडर रूट कितना, अब नहीं, अगर यहां मैंने रूट रखा 2.5 इंटू 10 की पावर 5, खत्म। थर्ड देखो, थर्ड जल्दी से, स्वानी तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? थर्ड वाले का बताओ बच्चे, थर्ड वाले का। सर ये जो पहली वाली है, ये जो पहली वाली है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन जाएगी, बन जाएगी ना? और अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करके ये बन रही है तो इसका मतलब इसका KP इसकी पावर 3 के इक्वल होगा, होगा ना? बहुत बढ़िया, क्या कहने हैं? तो KP ट्रिपल डैश इज इक्वल टू KP डैश की पावर 3। मैं इसको KP डैश कह रहा हूं, KP फर्स्ट वाले को क्या कह रहा हूं? समझ रहे हो ना? अरे समझ में आया? बहुत अच्छे। अगर मान लो ये दोनों ऊपर वाली ना दे रखी होती, सीधे ये दे के ये पूछा होता, तो फिर हम कहते यार पहले नहीं, हम कहते बस 3/2 से मल्टीप्लाई, 3/2 से, नहीं समझे? कैसे भाई 3/2 से मल्टीप्लाई? क्यों? क्योंकि सर जो 2 से डिवाइड, जो 2 होगा वो 2 से 2 तो कट जाएगा और 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 3/2 से मल्टीप्लाई मतलब KP की पावर कितना, 3/2। अगर मैं तुम्हें इसी में पूछूं ये कितने के इक्वल है, तो आपका जवाब होगा सर ये KP की पावर कितने के इक्वल है, 3/2 के इक्वल है कि नहीं है? बोलो कैसे? सर KP डैश खुद रूट KP के इक्वल है और उसकी पावर कितना है, 3। यही तो हो गया। समझ में आया? श्योर? बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना? उम्मीद है जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चलो अब अगला क्वेश्चन करेंगे। कुछ समझ में ये आएगा तभी तो समझ में आएगा कि आपको क्या समझ में आया, ठीक है? चलो देखता हूं। लिखिए KC फॉर द रिएक्शन, KC फॉर द रिएक्शन N2 plus 3H2 gives out 2NH3 is 100। मान लिया कि कितना है 100। यूनिट बताइए, कौन बताएगा यूनिट? देखते हैं इसके KC की यूनिट बताओ। लीटर पर, पक्का? लीटर पर मोल का स्क्वायर, श्योर हो? या मोल पर लीटर स्क्वायर? नहीं सर, लीटर पर मोल का स्क्वायर, लीटर पर मोल। चलो छोड़ो, मोल पर लीटर की पावर -2, ठीक है? बहुत बढ़िया, ठीक है? अब कैलकुलेट, कैलकुलेट KC फॉर द रिएक्शंस। कौन कौन से रिएक्शंस दे रहा हूं देखेगा, ठीक है ना? 3NH3 gives out 3/2 N2 plus 9/2 H2। पहला फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट 1/3 N2 plus 3/4 H2 gives out 1/2 NH3। तीसरा, ठीक है, 4N2 plus 12H2 gives out 8 NH3। चौथा, ठीक है, 4 NH3 gives out 2N2 plus 6H2। चलिए बताइए इन सब का, पहले वाले का बताओ जल्दी से, दूसरे का बताओ, तीसरे का बताओ, चौथे का बताओ। मान लो आपको किसी रिएक्शन का KC दिया गया है, ये KC है यहाँ आपके बाहर,
पिछली बार केपी दिया था। अच्छा, जो रिलेशन केपी में होता है वही केसी में होता है, ठीक है ना। ओके, तो बताना है कि अगर केपी दिया हो, केसी दिया हो, एक रिएक्शन का दिया हो और बाकियों का पूछा हो, तो पहले दिमाग लगाकर पहली वाली का बताओ जल्दी से। देखो, पहली वाली रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, ध्यान दो, है ना। क्रिश बता सकते हो ना, बताओ क्या किया है। इसको देखकर इसको देखो। आर्य, तुम्हें क्या लग रहा है इसका और इसका रिलेशन क्या बन रहा है, क्या है? 3/2, डायरेक्ट 3/2, डायरेक्ट 3/2 नहीं सर, गलत बात, डायरेक्ट 3/2 नहीं। क्या किया, पहले रिएक्शन को रिवर्स किया, फिर 3/2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर? या ये कह लो, पहले 3/2 से मल्टीप्लाई किया, फिर रिवर्स कर दिया, बात एक ही है। रिएक्शन को 3/2 से मल्टीप्लाई करके रिवर्स करो, या रिएक्शन को रिवर्स करके तब 3/2 से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही तो आएगी। नहीं समझे? अभी भी नहीं समझ में आया? पार की नजरों से नहीं देख पा रहे हो क्वेश्चन को, पार की नजरों से देखोगे तो समझ में आएगा ना। देखो, 2NH3 गिव्स आउट N2 प्लस 3H2, रिवर्स कर दिया। अब अगर इस रिएक्शन में मुझे यहां क्या बनाना है, 3, बताओ अगर 3 बनाना है तो कैसे बना सकता हूं? इस 2 को 3 में बदलना है, 3/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/2 से मल्टीप्लाई। और तुम कहोगे सर ये कौन सी बात हुई, अपनी मर्जी से ऐसे थोड़ी कर लेंगे, तो मैं क्यों टेंशन ले रहा हूं? मैं कहूंगा भाई मेरी मर्जी वाकई में नहीं है, लेकिन इधर कर रहा हूं उधर भी कर दूंगा तो मर्जी है, फिर मर्जी चल जाएगी। समझ गए? इसका मतलब 2 × 3/2 NH3 गिव्स आउट 3N2 प्लस कितना, 9/2 H2, यही तो होगा। क्लियर है? हाँ, यहाँ क्या होगा? ठीक है, समझ गए? अब बताओ क्या करेंगे सर, KC डैश, पहली वाली का KC डैश, चूंकि हमने रिवर्स किया है तो रिवर्स करने के कारण तो 1/KC हो गया, और चूंकि हमने रिवर्स करके उसमें 3/2 से मल्टीप्लाई किया है तो सर पावर में कितना आ जाएगा, 3/2। अब सर पावर में 3/2 का मतलब क्या होता है सर, ये होता है सर 1/KC की वैल्यू रख दो कितनी, 100 की पावर कितना, 3/2। सर इसको हम लिख सकते हैं 1/10 की पावर 2 की पावर 3। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं? 1/100 को हमने लिख दिया 1/10 का स्क्वायर, और उसकी पावर कितना है यहाँ, 3/2। तो अब बेस पावर के ऊपर पावर हो तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर के ऊपर पावर, तो कितना जाएगा 1/10 की पावर 2 × 3/2। सर 2 से 2 कर दिया, 1/10 की पावर 3, 1/10 की पावर 3 मतलब 1/1000, मतलब 10 की पावर -3। नहीं समझे? मैंने चूंकि यूनिट दे रखी है क्वेश्चन में, सुनो ध्यान लगाओ, मैंने क्वेश्चन में चूंकि यूनिट दे रखी है तो आपको भी यूनिट बनानी पड़ेगी। यूनिट के साथ आंसर देंगे तो यूनिट क्या आएगी इसकी, कोई बताएगा मुझे? सर इसका कितना आया था, इसका कितना था, मोल पर लीटर पर मोल का स्क्वायर था ये, तो सर इसका उल्टा करते ही बन जाएगा मोल पर लीटर का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, मोल पर लीटर का स्क्वायर। लेकिन सर हमने उसको क्या किया है, 3/2 से मल्टीप्लाई किया है, तो मोल पर लीटर के स्क्वायर की पावर कितनी, नहीं समझे? यूनिट में भी तो वही काम होगा। अब 2 से 2 हटा दो, क्या आएगा आंसर, मोल पर लीटर का क्यूब आएगा, मोल पर लीटर का। समझ में आ रहा है? विद आंसर, बाबा क्या विद यूनिट आंसर देना होगा, विद यूनिट। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। नहीं आ रहा अंकित भाई, मेहनत करनी पड़ती है बच्चे, सिर्फ यहीं पर ध्यान रखो, कहीं और मत दिमाग लगाओ, सिर्फ यहीं पर। जितना ज्यादा फोकस्ड होकर पढ़ लोगे उतना ही ज्यादा आनंद आएगा, ठीक है ना, उतना चीजें समझ में भी आती चल जाएंगी। संकेत बात समझ में आ रही क्या? बहुत बढ़िया। चलो सेकंड वाले का बताओ, सेकंड वाले का क्या बच्चे? नहीं, क्यों? इसका है मोल पर लीटर की पावर -2, इसका रिवर्स करने पर क्या बनेगा, मोल पर लीटर की पावर 2। समझ गए? तो ये बन गया मोल पर लीटर की पावर 2। उसके हमने जो रिवर्स किया था, रिवर्स करने के बाद वो 3/2 से मल्टीप्लाई किया, वो 3/2 पावर में चला गया। नहीं समझे? ठीक, सेकंड वाले पे आ जाओ बच्चे। ये मैं मिटा दे रहा हूं, समझ गए ना? ये
देखो सेकंड में पहले दिमाग लगाओ बच्चे, सेकंड बनाया कैसे मैंने? संस्कृति बताइए, संस्कृति बताओ सेकंड कैसे बनाया? 1/4 से मल्टीप्लाई, किस में? पहली वाली में, इसमें जो क्वेश्चन में दिया है सीधे उसमें बस क्या कर दिया? 1/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये तो एकदम आसान हो गया सर। 1/4 N2 प्लस कितना? 3/4 H2 गिव्स आउट कितना? 1/2 NH3। अब सर ये तो एकदम आसान हो गया, बोलो कैसे? सर इसका KC डबल डैश कितने के इक्वल हो जाएगा? KC की पावर 1/4। नहीं समझे? सीधे सीधे वो जो रिएक्शन क्वेश्चन में दे रखी थी उसी को 1/4 से मल्टीप्लाई किया है, तो जिससे मल्टीप्लाई करते सर वो पावर में चला जाता है, तो KC की पावर कितना हो जाएगा? 1/4। अब बताओ जरा मुझे कितना हो जाएगा ये? तो आप बोलेंगे सर KC डबल डैश इज इक्वल टू KC की पावर 1/4। बोलते हो KC कितना है बच्चों? 100 की पावर 1/4। कौन बताएगा 100 की पावर 1/4 कितना होता है? पक्का? सोच लो, श्योर हो? अरे यार 100 की पावर 1/4 मतलब 25 ना? नहीं 4 से डिवाइड नहीं करोगे? पावर में है, ठीक है ना? गलती करना ही बैठना है, हो जाती है ऐसी गलतियां कभी कभी। हालांकि ये सोच सोच के कोई नहीं करता ऐसी गलती, वो कभी कभी अनलकीली हो जाती है, ठीक है ना? KC डबल डैश का मतलब हो जाएगा सर 10 की पावर 2 की पावर 1/4, मतलब ये हो जाएगा 10 की पावर 1/2, और 10 की पावर 1/2 को हम लिख सकते हैं √10। अब अगर कोई तुमसे पूछे यूनिट बता दो, यूनिट बता दो बच्चों, यूनिट, तो हम बोलेंगे सर मोल पर लीटर की पावर कितना था? यहाँ की पावर -2 थी, लेकिन उस पूरे की पावर कितना कर देंगे? 1/4। तो यह आएगा सर मोल पर लीटर की पावर -1/2। समझ गए? पक्का? इसकी यूनिट अजीब अजीब भी आ सकती हैं, फ्रैक्शन में भी यूनिट आ सकती है, चिंता नहीं करनी है। मैंने बोला पहले एक ऐसी क्वांटिटी, ऐसे पढ़ा करो ना, मजे लेके पढ़ा करो। कहो यार आज तक जब इतनी फिजिकल और केमिकल क्वांटिटीज पढ़ चुके हैं हम लोग, इतने क्वेश्चन, इतना कुछ पढ़ चुके हैं, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि क्वेश्चन टू क्वेश्चन यूनिट बदल रही है। नहीं तो इससे पहले क्या हुआ करता था हमेशा? भाई यूनिट तो एनर्जी की यूनिट जूल, तो बस जूल, बात खत्म। चाहे 20 क्वेश्चन करो चाहे 100 क्वेश्चन करो, समझे ना? इतना तो हो सकता है CGS में कुछ और SI में कुछ और, लेकिन यहाँ SI और CGS का मतलब नहीं है ये। एक ही सिस्टम में रहते हुए भी यूनिट बदल रही है, एक ही सिस्टम में रहते हुए, समझ गए ना? बहुत अच्छे। अब आप थर्ड पार्ट पे आ जाओ जल्दी से। दिव्यांशु ने थर्ड पार्ट कर लिया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। देखो दिव्यांशु थर्ड पार्ट का आंसर बताएगा मुझे। ये तुम्हें देखने में 2 क्वेश्चन लग रहे होंगे, लेकिन 7 क्वेश्चन हो गए। ये पेपर में 7 की तरह से आएंगे। कैसे आएंगे 7 की तरह? एक दे के एक पूछेगा, एक दे के एक पूछेगा, समझ गए ना? क्योंकि आपके पेपर में बड़ा क्वेश्चन थोड़ी आता बहुत, ठीक है? अब है बात जानते हैं ना। थर्ड वाले का बताओ। बहुत आसान है ना? 4N2 प्लस 12H2 गिव्स आउट 8 NH3। तो सर क्या हो जाएगा इसका? ये तो 4 से मल्टीप्लाई किया है, इसका मतलब KC ट्रिपल डैश इज इक्वल टू KC की पावर 4, सर 100 की पावर 4, सर 10 की पावर 8, 10 की पावर 8। यूनिट बताओ, यूनिट बताओ जल्दी से। हे लड़के शिवांश बता के देखो, यूनिट बताओ उसकी। कुछ भी बोल रहा है बस। तुम बताओ साक्षी, तुम बताओ। हाँ, मोल पर लीटर की पावर -2 और होल की पावर बताओ। वो कह रहा है 8 है ना? क्या आएगा? मोल पर लीटर की पावर -8। क्लियर? बहुत अच्छे। चलो जी चौथा बता जल्दी से। चौथा बता दोगे तो फिर और काम बन जाएगा, ठीक है ना? कौन सी रिएक्शन है? अच्छा, किसको 2 से इंटू करना है? सर रिवर्स करके 2 से इंटू करना है। रिवर्स करके 2 से इंटू किया है, समझ गए ना? तो रिवर्स करके 2 से इंटू करना मतलब सर ये आ जाएगा KC के ऊपर 4 डैश, कुछ भी मान लो इसको, चलो छोड़ो इसको, अब कुछ और ही मान लेते हैं। KC 4 ऐसे लिख देता हूँ, छोड़ो, ठीक है, खत्म बात। तो KC 4 क्या हो जाएगा? सर ये हो जाएगा KC की पावर, नहीं 1/, KC की पावर 1/, क्यों किया? 1/, क्यों किया?
रिवर्स करने की वजह से रेसिप्रोकल कर दिया, और सर फिर उससे 2 से मल्टीप्लाई करने की वजह से पावर कहाँ ले गए 2 में, बस आ गया आंसर। 1 अपॉन कितना सर 100 की पावर कितना 2, तो आंसर जाएगा सर 10 की पावर -4। समझ गए? यूनिट लिख पाओगे? हाँ सर, कितनी हो जाएगी? मोल पर लीटर की पावर का स्क्वायर, और फिर उसके पावर, तो मोल पर लीटर की पावर 4 हो जाएगी कि नहीं सर? रेसिप्रोकल करने के कारण तो ये पावर पॉजिटिव हो गई, समझ गए ना, और फिर उसके 2 से मल्टीप्लाई करने के कारण ऊपर पावर में 2 आ गया। नहीं आ रहा है? पक्का? बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आगे बढ़िए, क्वेश्चन लिखिए फिर, है ना। इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है ना। ध्यान दो। थर्ड, इसने कहा है 2a प्लस, ये बच्चे बात ना करो, 2a प्लस 2b2 गिव्स आउट 2a प्लस 2b2 गिव्स आउट 2ab2 नहीं, अच्छा 2ab2। पहले देखो बैलेंस है क्या, सब गैसेज हैं, ये मैं बता रहा हूं आपको। पहले देखो बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस, ओके जी, ठीक है। अब इसने कहा द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp एट 27 डिग्री सेल्सियस, Kp एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 4, Kp एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 4। देखो ये कितना महान है, एक में भी यूनिट नहीं दे रहा है, क्योंकि उसको लगता है हर बार यूनिट सोच के लिखनी पड़ेगी, छोड़ो चक्कर ना पड़ो, समझ लो ना। वो दे रहा है नहीं दे रहा, पेपर में आएगी, ठीक है। अगर पेपर में भी नहीं दी है तो आप भी मत लिखिए, लेकिन दी है अगर यूनिट फिर लिखिए, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको उसने यूनिट नहीं दी है, बस बोला 4 है, इसका Kp क्या है 4 है। अब इसने क्या कहा, प्लीज कॉन्सेंट्रेट माइंड, देखिए कैलकुलेट Kp फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। पहली दी है 2ab2 गिव्स आउट 2a प्लस 2b2, सेकेंड दी है a प्लस b2 गिव्स आउट ab2, और थर्ड दी है, थर्ड नहीं दिया बल्कि क्या है, अब फिर क्या है Kc4 2a प्लस 2b2 गिव्स आउट 2ab2 एंड 2ab2 गिव्स आउट 2a प्लस 2b2। करिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, मुझे पूरी उम्मीद है कर पाएंगे। चलो मैं दे ही देता हूं यहां पर यूनिट, ठीक है ना। क्या बताएं आप, यूनिट बता सकते हैं क्या आएगी यूनिट? चलो, बार की पावर -2 लीटर पर मोल नहीं आएगा, गलत बात। कारण क्या दिया है क्वेश्चन में, Kp एट 27 डिग्री सेल्सियस कितना दिया है 4, बार की पावर -2, क्लियर। हाँ, बार की पावर -2, ठीक है ना। क्यों दिया है वो तो आएगा ही ना, प्रेशर को अगर बार में लेंगे तो क्या ही आएगा, इसका ऊपर आएगा भाई ab2 की पावर 2, नीचे आएगा 2a की पावर 2, b की पावर 2, तो ऊपर की पावर 2 नीचे की पावर 4, तो कट के कितना आएगा, बार की पावर -2। समझ गए, बहुत अच्छे। पहले का आएगा 1/4, पहले को 0.25, दूसरे का आएगा 2। हाँ, अब तुम चाहते हो ऐसे क्वेश्चन आए पेपर में, है ना। ऐसे नहीं आते, ठीक है ना, इतने आसान नहीं आते, ठीक है। चलो जल्दी ध्यान लगाओ। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट का बताइए, हमने कहा सर पहली रिएक्शन को क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो सर इसका Kp डैश कितना आ जाएगा 1/Kp। अब 1/Kp मतलब 1/4, मतलब कितना 0.25। यूनिट बताओगे, वैभव बताओ यूनिट, वैभव। बार, हाँ बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बार का स्क्वायर, क्लियर है। चलो जी सेकंड पार्ट का बताओ जल्दी से आंसर बच्चों। तो बोलेंगे सर Kp डबल डैश कितना होगा सर, इसमें हमने क्या कर दिया, बस आधा कर दिया, इसको हाफ कर दिया, 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब क्या हो जाएगा सर Kp की पावर 1/2, मतलब √Kp, और Kp कितना दिया है 4, तो √4 मतलब कितना 2। यूनिट बता दो, बार की पावर -1, नहीं समझे, क्योंकि बार की पावर -2 थी, उसकी पावर में 1/2 जाएगा, हो जाएगा, बहुत बढ़िया।
चलो जी थर्ड पार्ट का आंसर बताओ जल्दी से। थर्ड पार्ट का आंसर, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। तो हम क्या करेंगे सर, Kp बराबर, पहली बात रिलेशन पता है, Kp बराबर Kc RT की पावर डेल्टा n। हमसे जो रिएक्शन दी है बस उसी का Kc पूछा है, उसी का Kc पूछा है, समझ गए ना। अच्छा अगर मैं बार बार आपसे कर, अगर इसी का Kc पूछा होता, अगर इसी का Kc पूछा होता तो फिर इसके Kp को लेकर बनाते। बात समझ में आ रही है कि नहीं। अगर इसका Kc पूछा होता तो फिर इसका Kp जो आया उसके अकॉर्डिंग चलते, समझ गए ना, पक्का, बहुत अच्छे। अभी तो लेकिन उसने हमसे, देखो ना ध्यान से देखो, पहली वाली रिएक्शन का ही क्या पूछा है, Kc, तो Kp देकर Kc पूछ रहा है, तब तुरंत ये रिलेशन याद आना चाहिए, ठीक है ना, डेल्टा n। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं। और मैंने बोला सब गैस हैं, सब गैस हैं, क्वेश्चन में सब दे रखी हैं, गैस हैं सब, ठीक है ना। चलो जी अब बताओ जल्दी से मुझे डेल्टा n पहले बताओ बच्चे, डेल्टा n बताओ। तो हम बोलेंगे सर Np माइनस Nr, मतलब सर Np है 2, Nr है 4, मतलब माइनस 2। सर Kp दे रखा है इसमें क्वेश्चन में कितना 4, Kc मुझे पता करना है और सर R ले लूंगा 0.083 इंटू में टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना केल्विन, 300 केल्विन। तो सर 300 की पावर कितना, -2। इसको सॉल्व कर दोगे आ जाएगा आंसर। अगर इस पावर को नीचे ले जाऊं तो पॉजिटिव हो जाएगी ना, तो यहां से कैसे निकल आएगा, बताने की जरूरत तो नहीं अब, पक्का, ठीक, मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं आगे, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। फोर्थ पता जैसे चौथे में क्या कहा है, इसी का रेसिप्रोकल, इसी का रेसिप्रोकल, नहीं समझे, जो ऊपर Kc आया है, जो ऊपर वाले Kc आया उसको क्या कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया, तो जो तुम्हारा यहां से Kc आएगा उसी को क्या कर दोगे, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। तो Kc फोर्थ वाली रिएक्शन का Kc जो है वो कितना आएगा, वो Kc ऑफ थर्ड का रेसिप्रोकल आएगा, Kc ऑफ थर्ड का रेसिप्रोकल। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं, आ रहा है ना। अबे मान जाओ, मार खा जाओगे, है ना, नहीं मान रहे हो ना, छोड़ दो, अब कुछ मत बताओ इधर। तो पहले ही बताया था एक बार कि जिसके हाथ में होता है ना रिवॉल्वर या चाकू, जिसके हाथ में हो तो वही गुनाहगार होता है। अब ये मत कहो कि वो कर रहा है ये कर रहा है, मैं तुम्हें देखा हूं, ध्यान लगाओ इधर। Kc4 कितने के को लगा, 1 Kc थर्ड, ठीक है। तो बताओ जरा Kc थर्ड कितना, जो यहां से आया उसको क्या कर दोगे, बस ऐसे पकड़ हो जाएगा, 100 के 100%, बहुत बढ़िया। इस टाइप के क्वेश्चंस अगर पेपर में आएंगे कर ले जाओगे, ठीक। चलिए आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर से, ठीक है ना, फुल एंजॉय के साथ, ठीक है ना, चलिए।